All right, so we will be doing your three paper May June 2024 वेरिएंट 1। ठीक है, और हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। हर क्वेश्चन को हम जो है वो डिस्कस करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा एंड मैं वो उसका कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग समझते रहेंगे। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 1 इट इज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन एंड इसमें हमें ये क्या बोल रहा है, 3 प्लस एक्स एक ब्रैकेट है एंड देन एक और ब्रैकेट है 1 माइनस 2x पावर 1/2 इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x। मुझे इसको एक्सपैंड करना है अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म्स इन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर तक हमें इसको एक्सपैंड करना है। तो अब बेटा वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंशन इज, बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्मूला लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 होती है, सेकंड टर्म के लिए वी डू n टाइम्स b पावर 1 देन n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और फिर b के ऊपर पावर 2 आ जाए। तो फर्स्ट टर्म 1 हो गई, सेकंड टर्म हमारे पास n की वैल्यू है 1/2, b है -2x, देन n विच इज 1/2 टाइम्स 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -1/2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड टाइम्स b स्क्वायर हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 माइनस x और ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1/2 मल्टी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 यह रहेगा -1/2 एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई करना है हमें इसको 3 प्लस एक्स। ठीक है, तो 3 प्लस एक्स से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट, हमें चाहिए सिर्फ एक्स स्क्वायर तक वाली टर्म्स ना। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 मल्टीप्लाई होगा -x से, 3 मल्टीप्लाई होगा -1/2 से, x मल्टीप्लाई होगा 1 से, x मल्टीप्लाई होगा -x से, और x अगर मैं -1/2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे x की वाली टर्म मिल जाएगी विच इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, वो मुझे चाहिए ही नहीं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म 3 हो गई, नेक्स्ट -3x प्लस x कितना हो जाएगा बेटा, -2x हो जाएगा। एंड इसी तरह -3/2x² माइनस एक्स स्क्वायर, तो -3/2 माइनस 1 विल बी -5/2x²। ये आ गई मेरी फाइनल एक्सपेंशन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं एंड इट सेज दैट सॉल्व द इक्वेशन ln x minus 5 equals to 7 minus ln x। सबसे पहले हम ln वाली चीजें एक साइड पे लेके आएंगे, अगर तो रहेगा ln x minus 5 प्लस ln x equals to 7। ln x minus 5 अब प्लस है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ln x minus 5 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 7। ln हटेगा, e पावर चली जाएगी तो ये हो जाएगा x स्क्वायर्ड माइनस 5x इक्वल्स टू e पावर 7। ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस ई पावर 7 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर रहा हूँ। 1 माइनस 5 एंड माइनस ई टू द पावर ऑफ 7, और यहाँ से x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 35.71। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं और ये है हमारे पास लीनियर लॉ का सवाल इन विच इट सेज दैट ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट ln x। यानी हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो y इक्वल्स टू mx प्लस c होती है। ये बोल रहा है y की जगह पे y ही आना चाहिए और x की जगह पे ln x आना चाहिए, m और c की जगह पे कुछ भी आ सकता है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, सबसे पहले अगर मैं दोनों साइड्स पे ln लगाता हूँ तो ये हो जाएगा ln a पावर y इक्वल्स टू ln bx।
y पीछे जाएगा, ये हो जाएगा y ln a इक्वल्स टू ln b प्लस ln x। रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा y ln a इक्वल्स टू ln x प्लस ln b। और जब मैं इसको y को एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके आऊंगा तो ln a को अगर डिवाइड करेंगे तो y इक्वल्स टू 1 अपॉन ln a मल्टीप्लाई बाय ln x प्लस ln b अपॉन ln a। ये हो गया y, ये हो गया m, ये हो गया x, ये हो गया प्लस c। और इस तरह हमने क्या किया, अपनी इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है बेटा। अब मुझे नजर आ रहा है कि जो इन कोऑर्डिनेट से मैं ग्रेडियंट निकाल सकता हूँ वो ग्रेडियंट किसके बराबर होगा बेटा, 1 अपॉन ln a के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अब हम ln a सॉरी ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट क्या होगा, y2 माइनस y1 यानी 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी 1.31 माइनस 0.336। ग्रेडियंट निकालते हैं, कितना आएगा, 0.5133। और हमारा जो ग्रेडियंट है वो है 1 अपॉन ln a। तो इसको मैं 1 अपॉन ln a के अगर इक्वल करता हूँ और ये रेंज करेंगे तो ln a इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.5133 और a आएगा इक्वल्स टू e पावर दिस होल थिंग। ठीक है, और उसका e पावर 1 अपॉन दिस आंसर। तो a की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। ठीक है, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। और a की वैल्यू जब हमारे पास नियरेस्ट इंटीजर तक देना है, मेरा 7.01 समथिंग आ रहा है, तो उसको नियरेस्ट इंटीजर पे 7 लिखना है। और इसी तरह अगर मुझे ग्रेडियंट निकाल ln b की वैल्यू निकालनी होगी, सॉरी, तो हम कोई भी एक कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेंगे। हम कर लेते हैं 0.336, 1 y की जगह y की वैल्यू विच इज 1 इक्वल्स टू, मैं 1 अपॉन ln a पूरी की जगह पे ये ग्रेडियंट रख रहा हूँ, या 1 अपॉन ln a रख देते हैं। 1 अपॉन ln a की वैल्यू 7 हमें पता है। अच्छा, ln x पूरे की जगह पे बेटा 0.336 आएगा। ln x पूरे की जगह पे 0.336 आएगा प्लस ln b अपॉन ln 7। अब इसको सॉल्व करेंगे और हम निकालेंगे b की वैल्यू। तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ। ln 7 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.336, यह आ गया ln b इक्वल्स टू 1.6099। अब e की पावर में डाल देते हैं इसको, और b की वैल्यू आ गई मेरे पास नियरेस्ट फीचर में 5। ठीक है बेटा, ये एक अच्छा क्वेश्चन था लीनियर लॉ का। वैसे इतना ज्यादा ये टेस्ट नहीं करता, लेकिन 2024 में इसने जो है वो टेस्ट कर लिया। ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का।
और इसमें ये हमें बोल रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 - i√3 और मुझे इसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो r होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और थीटा होता है tan इनवर्स b अपॉन a। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका मॉडुलस कितना आएगा। मॉडुलस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 + √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और r आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 2। और tan इनवर्स जब करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे √3/1। tan इनवर्स √3 रेडियंस के अंदर देखोगे बेटा यहाँ रहा π/3। और हम देखते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। तो बेटा दोनों माइनस में है तो ये फॉल करेगा इस वाले क्वाड्रेंट में -√3 -1 इस वाले क्वाड्रेंट में। और इस वाले क्वाड्रेंट में हमें पता है एंगल क्या होता है। फर्स्ट का ये होता है थीटा, ये होता है 180 माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा, ये होता है माइनस थीटा और ये होता है माइनस पाई माइनस। तो ये हो गया -π - π/3 और ये हो जाएगा -2π/3। ये आर्ग्यूमेंट हो गया, एंगल हो गया। तो इस फॉर्म में आ जाएगा 2 cos थीटा यानी cos पाई -2π/3 प्लस i sin -2π/3। ये हो जाएगा इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, हमें सिर्फ वैसे आर की और थीटा की वैल्यू। अगले बार में बोला कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसने, इसका मतलब मॉडुलस इसका 5 है और आर्ग्यूमेंट इसका 5/6 है। एक बात हमें पता होनी चाहिए कि मॉडुलस ऑफ अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और मुझे मॉडुलस ऑफ यू भी निकालना है, ये दो कॉम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करके उनका मॉडुलस निकालना है, तो दैट विल बी मॉडुलस ऑफ यू मल्टीप्लाई बाय मॉडुलस ऑफ वी। मतलब दोनों का इंडिविजुअल मॉडुलस निकाल के हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और मॉडुलस ऑफ u अपॉन v विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ u डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ v। और आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा अलग होता है। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, आर्ग्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ uv विल बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ u प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ v। और आर्ग्यूमेंट ऑफ u अपॉन v होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ u माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ v। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हम अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ u ओवर v विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ v अपॉन v है, सॉरी। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ v विच इज 5 डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ u विच इज 5/2। और इसी तरह अगर आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ v अपॉन u करना है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ v विच इज 5/6 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ u विच इज -2π/3 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास इनका आर्गुमेंट आ जाएगा 5π/6। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है द इक्वेशन ऑफ द कर्व दी हुई है एंड वी नीड टू फाइंड dy ओवर dx और उसके बाद हमें निकालना है स्टेशनरी पॉइंट। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट यूजिंग द क्वोशंट रूल। 7 मार्क का सवाल है ये। u is equals to e power sin x, u dash equals to पावर की डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई यानी cos x मल्टीप्लाई बाय e पावर sin x, v equals to cos square x, v dash equals to -2 sin x cos x। फॉर्मूला है v u dash माइनस u v dash अपॉन v स्क्वायर। तो v u dash हो जाएगा cos square x
मल्टीप्लाई बाय cos x मल्टीप्लाई बाय e पावर माइनस साइन एक्स माइनस यू वी डैश हो जाएगा e पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन वी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स का होल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा cos क्यूब एक्स ई पावर माइनस साइन एक्स, ठीक है। और फिर हो जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा +2 ई पावर साइन एक्स और साइन एक्स कॉस इक्वल्स टू 0 करेंगे तो डिनोमिनेटर वहां जाके खुद ब खुद 0 हो जाएगा, तो मैं डिनोमिनेटर नहीं लिख रहा बेटा। अब मुझे निकालनी है यहाँ पे स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैं यहाँ पे कुछ कॉमन निकाल लेता हूँ। मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूँ? मैं यहाँ पे जो है वो ई पावर साइन एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस साइन एक्स की बताइए, साइन एक्स ई पावर साइन एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ। जैसे ही ई पावर साइन एक्स को हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा cos क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। एक आपने कर दिया ई पावर साइन एक्स इक्वल्स टू 0। इसको जब सॉल्व करोगे ई हटेगा, दूसरी तरफ ln जाएगा। ये सॉल्व नहीं हो सकता तो यहां से हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा आपके पास आएगा cos क्यूब एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए cos x कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इक्वल्स टू 0। हमारे पास वैल्यूज हैं 0 से 2 पाई तक की। हमारे पास वैल्यूज हैं 0 से 2 पाई तक की, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम एक वैल्यू निकालेंगे जब, तो ये हो जाएगा cos x इक्वल्स टू 0। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्वाड्रेटिक बनानी पड़ेगी। cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दोगे। साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करो इसको भाई। क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, एक आ रहा है साइन एक्स इक्वल्स टू 2.4, ये सॉल्व नहीं हो सकता। दूसरा आ रहा है साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 0.41। इसको सॉल्व करने के लिए हम करेंगे साइन इनवर्स, बेसिक एंगल निकालेंगे। साइन इनवर्स 0.414, बेसिक एंगल आ गया 0.426, ठीक है। और साइन का हम करेंगे, क्या क्या आएगा बेटा, एक तो होगा पाई माइनस थीटा और एक हो जाएगा, एक थीटा होगा और एक पाई माइनस थीटा। क्या हमारी जो रेंज है वो चेक करते हैं बेटा, 0 से 2 पाई। हमारे पास जो रेंज है वो 0 से 2 पाई तक की है, तो एक तो हमारे पास आ गया ये वाला, ठीक है, 0.404। अच्छा, साइन नेगेटिव वाला है, साइन नेगेटिव वाला है तो हमें क्वाड्रेंट लेने पड़ेंगे साइन के नेगेटिव वाले, यानी एक हो जाएगा पाई प्लस 0.426 और एक हो जाएगा 2 पाई माइनस 0। क्या क्या आ जाएंगे आंसर? पाई प्लस 0.426, ये हो गया 3.57,
और एक हो गया 2 पाई माइनस 5.86। ये आ गए हमारे एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट। ठीक है, सही बेटा। आई होप ये वाला सवाल सबको हो चुका होगा क्लियर। आगे बढ़ते हैं। By sketching a suitable pair of graphs, show that the equation cosec half x e power x minus 3 has exactly one root. अब सबसे पहले बेटा हम cosec x का ग्राफ बनाते हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ पहले sin x का ग्राफ। cosec x का उसका उल्टा होता है। ये होता है sin x का ग्राफ। और cosec x का ग्राफ इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टे का मतलब है ये वाला ग्राफ यूं चला जाएगा और ये वाला ग्राफ यूं आ। तो हम थोड़ा सा सही से करके इसको अगर बनाएंगे तो cosec x का जो ग्राफ है वो हमें बनाना है cosec हाफ x का। cosec हाफ x का मतलब है कि अब 360 में आधा ग्राफ बनेगा। 360 पे जब आधा ग्राफ बनेगा तो एक ग्राफ बनेगा पूरा 720 में। डिवाइड बाय 4 करेंगे तो इंटरवल्स बनेंगे 180 के। इंटरवल्स बनेंगे 180 180 की, यानी पहला इंटरवल बनेगा 180 का पाई, दूसरा इंटरवल बनेगा 2 पाई। और इसके जो पॉइंट्स हैं वो बनेंगे ऐसे। पहले हमारा ग्राफ यूं बनता है, कोसेक एक्स का ग्राफ उल्टा बनेगा। ये वाला पॉइंट तो सेम रहेगा पाई पे 1, और ये हमारा ग्राफ बन जाएगा ऐसे। अच्छा, हमें क्योंकि आधा बनाना है तो हम सिर्फ इसको पाई तक बनाएंगे। ये ग्राफ होगा आपका कोसेक हाफ एक्स का 0 से लेके पाई तक। और फिर हमें बनाना है ई पावर एक्स माइनस 3। अच्छा, ई पावर एक्स का नॉर्मल ग्राफ कैसे बनता है? ई पावर एक्स का ग्राफ बनता है ऐसे। -3 का मतलब है कि अब वो 1 की जगह पहले 1 से पास होता है ओरिजिनल। -3 करोगे तो अब वो पास होगा -2 से। और -3 पे उसका एसिम्प्टोट बनते हुए ऊपर आ जाएगा ये। और ये आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। सही बेटा। हमें बताना था कि इसका सिर्फ एक ही इंटरसेक्शन होगा 0 से पाई के बीच में। तो हमें ये बताना था कि इसका एक ही इंटरसेक्शन होगा 0 से पाई के बीच में, वो हमने शो करवा दिया। सही भाई, आगे बढ़े। वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट द ए लाइज बिटवीन 1 and 2। बेटा जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना कि वो आपको बोलेगा कि ये फाइंड करके दो, ये शो करके दो कि आपका रूट इन दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? आप अपनी इक्वेशन थोड़ी सी सही करो। इक्वेशन सही कैसे करोगे? आप जो है ना पूरी इक्वेशन को एक साइड पे लेके आ जाओगे। cosec हाफ एक्स माइनस ई पावर एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहला काम आपको ये करना है कि आप अपनी पूरी पूरी इक्वेशन को एक साइड पे लेके आ जाओगे। ठीक है, तो पहले तो हमने जो है वो यही काम कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको
इस पूरी इक्वेशन में एक दफा x की वैल्यू 1 डालनी है और एक दफा x की वैल्यू 2 डालनी है। ठीक है, कैसे डालोगे? कोसेक तो फंक्शन नहीं होता कैलकुलेटर में, 1/sin होता है, तो ये जाएगा 1/sin 1/2, x की जगह 1 माइनस e⁻1 प्लस, और एक दफा 2 डालना है, 1/sin 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस e⁻2 प्लस। चेक करते हैं क्या वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, और दूसरी तरफ y लिख लेना है। कैलकुलेटर को रेडियन मोड में डाल के करते हैं। आ रहा है 2.367। ये आ रहा है -3.2। बस आपको यही शो करना है कि यहाँ पे आपकी साइन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, आपकी क्या होनी चाहिए? साइन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, चेंज ऑफ साइन बिटवीन 1 and 2, therefore root lies between them। ठीक है, इस तरह से कोई भी स्टेटमेंट आप लिख दोगे कि आपने एक साइन चेंज शो कर दी, तो इससे ये प्रूव हो गया कि रूट जो है वो इन्हीं दो वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा होगा। ठीक है बेटा। अच्छा, अगले सवाल में बोल रहा है शो दैट इफ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज इन द इंटरवल गिवन बाय द आइटरेटिव फॉर्मूला कन्वर्जेस देन इट कन्वर्जेस टू। अब इस तरह के सवाल का मतलब क्या है कि वो ये आपसे बोलना चाह रहा है कि भाई ये वाली जो इक्वेशन है, अगर आप इसके साथ थोड़ा सा खेलो, थोड़ा सा रीअरेंज करो, तो ये पुरानी वाली इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। ये आपको इस तरह की ये पूरी इंग्लिश का मतलब है। तो इस तरह के पार्ट में जब आइट्रेशन का सवाल आता है ना न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का, तो वो इसी पैटर्न पे होता है। फर्स्ट में वो आपसे कुछ ग्राफ बनवाता है या कुछ सर्कुलर मेजर का सवाल कराता है, कुछ डिफरेंशिएशन का सवाल कराता है, कुछ भी करवाता है। अगले पार्ट में वो आपको बोलता है कि भाई फाइंड शो करके दो कि रूट इन दोनों बीच में लाई करना है, तो आप उसमें चेंज ऑफ साइन शो करोगे। फिर वो आपको बोलता है कि ये आइटरेटिव फॉर्मूला है, ये पुरानी वाली इक्वेशन के साथ मैच करके दिखा दो। तो उसमें आपको क्या करना है, इसमें सारी n+1 वाली चीजों को गायब कर दो। अब जब मैं इसको शो करना शुरू करूंगा, तो सबसे पहले जब ln हटेगा, दूसरी तरफ e⁻x हो जाएगा, +3 वहां जाके -3 हो जाएगा, और ये हमारी वही इक्वेशन बन गई जो उसने मुझे पहले दी थी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में हमें यही करना था। इसके बाद बोला यूज द एडिटिव फॉर्मूला इनिशियल वैल्यू 1.4। ये बहुत ही आसान और मार्क्स गेनिंग सवाल है। आपको इनिशियल वैल्यू 1.4 लेनी है। ठीक है, और अब आपको करना शुरू करना है। किस तरह से आप करना शुरू करोगे? सबसे पहले बेटा आप जो है ना वो इस पूरी इक्वेशन में इसको डाल दो। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में ये जो आइटरेटिव फॉर्मूला है, ये जो आइटरेटिव फॉर्मूला है, इसमें पूरे x की जगह पे आप 1/4 डाल दो। पहले काम करोगे, कैलकुलेटर में 1.4 लिखोगे और इक्वल्स टू का बटन प्रेस कर दोगे। पहले क्या करोगे, कैलकुलेटर में इक्वल्स टू लिखोगे और 1.4 दबा दोगे। फिर आप ये पूरी इक्वेशन लिखोगे, ये वाली, और उसमें जो है वो आप x जहां जहां लिखा हुआ है ना, वहां ans दबा देना। यानी कैसे लिखोगे, 1 ln 1/sin 1/2 x⁻n की जगह पे ans का बटन दबा दोगे, प्लस। मैं भी अपने पास कैलकुलेटर में लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखो, ln 1/sin 1/2 मल्टीप्लाई बाय आंसर, और +3 अलग से कर दिया, ब्रैकेट बंद।
अब आपको दबाना है इक्वल्स टू दबाया तो ये मेरे पास x2 की वैल्यू आई 4 डेसिमल प्लेस तक देनी है 1.5156। दोबारा इक्वल्स टू दबाया तो x3 आया 1.494। दोबारा इक्वल्स टू दबाया तो आया 1.4978 और 0 आया। अगला दबाया तो ये आया x5 इक्वल्स टू 1.4971। फिर दबाया तो आया x6 इक्वल्स टू 1.4972। फिर दबाया तो ये आया 1.492। अगला भी दबाया तो आया 1.492। जब तक 3 दफा सेम वैल्यू ना आ जाए तब तक आप ये प्रोसेस करते रहोगे। जैसे ही वो 3 दफा सेम वैल्यू दे दे तो आप अपना फाइनल आंसर लिख दोगे करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस विच विल बी इक्वल टू 1.49। ठीक है बेटा, ये सबसे आसान पार्ट होता है आपके आइट्रेशन का। ठीक है, 497 है ना, 497 है तो 1.50 लिख दो। अच्छा, अगले पार्ट पे क्या पूछ रहा है? अगले पार्ट पे पूछ रहा है say the minimum number of calculated iterations needed with this initial value to determine alpha। मिनिमम हमें कितनी फाइंड करनी पड़ी इनिशियल वैल्यू? अगर मैं ये यूज करता हूँ इनिशियल वैल्यू 1.50 तक फाइंड करने के लिए, अगर मैं इनिशियल वैल्यू यूज करता हूँ तो मुझे एक ये वैल्यू फाइंड करनी पड़ी, एक ये फाइंड करनी पड़ी, एक ये और एक ये। मिनिमम मुझे 1.497 तक पहुंचने के लिए एटलीस्ट 4 वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी पड़ी। ठीक है, तो मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये है हमारा एक आर्गन डायग्राम का सवाल। ऑन अ सिंगल आर्गन डायग्राम स्केच द लोसाई गिवन द इक्वेशंस। अब ये जो इसने मुझे दिया है इसकी वजह से बनेगा सर्कल, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये जो दिया हुआ है इसकी जगह बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ द सर्कल निकालते हैं, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। कॉमन सर्कल आ गया, सर्कल का सेंटर आ गया 3, -2। ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, 2, 2 का रेडियस बनाना है। तो 2 पॉइंट ऊपर, 2 का रेडियस बनाना है ना। हाँ, मैंने पॉइंट ही गलत मार्क किया, 3, -2 करना है। यहाँ पे पॉइंट मार्क होगा, 2, 2 का रेडियस बनेगा। 2 ऊपर, 2 साइड में, 2 नीचे, 2 इधर। ये बन गया हमारा सर्कल। और अब जो दूसरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसमें भी हम सेंटर्स निकालते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? W माइनस कॉमन निकालोगे तो 3 - 2i। एक तो यही पॉइंट बन गया जिसका हमने सर्कल बनाया है। दूसरा हो गया मॉडुलस ऑफ W, माइनस कॉमन निकाला तो ये हुआ -3 + 4i। ठीक है, -3 + 4i किधर होगा? 1, 2, 3 -3 अब हमारा बेटा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा?
हम एक काम करते हैं, इनको हम ज्वाइन करते हैं दोनों पॉइंट्स को एक डॉटेड लाइन से। और फिर हम अपने रूलर को बिल्कुल इसके सेंटर में लगाते हैं। इसका सेंटर कितना होना चाहिए? यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूं काउंटिंग करना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2। ये अंदाजे से मार्क कर लेते हैं, अभी तो अंदाजे से मार्क कर लेते हैं। ये एक काम करते हैं ना, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। हम एक काम करते हैं, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं तो और परफेक्ट बन जाएगा। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? एक कोऑर्डिनेट है आपके पास 3, -2, दूसरा कोऑर्डिनेट है -3, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ बेटा जरा। x1 + x2/2, y1 + y2/0, 1 मेरा मिड पॉइंट होगा। यानी इस पॉइंट से हमें बनानी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन। अपने रूलर को बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रखा इस पॉइंट पे, और ये हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन खींची। ये हमारे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लॉट हो गए। ठीक है बेटा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्लॉट हो गए। मिड पॉइंट भी मार्क किया और उसके ऊपर अपने रूलर को बिल्कुल परपेंडिकुलर रख के ये मार्क कर दिया। और वो आपसे बोलना क्या, इक्वल्स टू है, शेडिंग करने की जरूरत नहीं। अगले पार्ट में बोल रहा है मॉडुलस ऑफ z माइनस डब्ल्यू। मॉडुलस ऑफ z माइनस डब्ल्यू का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन z एंड y, w बिटवीन z एंड w। अब ये जो सर्कल है मेरा, ये सर्कल मेरा पूरा z है, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन है ये मेरा पूरा w है। वो आपसे पूछ रहा है कि इस सर्कल और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बीच का मिनिमम डिफरेंस क्या है। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा बेटा? यही होगा, बिल्कुल इस तरह से, जो यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे सर्कल के कॉर्नर पे गिरेगा, ये आपका मिनिमम डिस्टेंस होगा बिटवीन द सर्कल एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये कैसे निकलेगा बेटा? अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से, जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाई है, ये पूरी लेंथ फाइंड आउट कर लूं और उसमें से मैं रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? ये वाला पार्ट मिल जाएगा जो मुझे चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है हमारा? -3, 2, सॉरी 3, और दूसरा पॉइंट है 0, 1। इनका अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो क्या आएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर। निकालो जरा कितना आएगा? 1 - -+2 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 0 - 3 3 का स्क्वायर, यानी 9 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 18। स्क्वायर रूट ऑफ 18 कितना होता है? 3√2। 3√2 पूरा डिस्टेंस है मेरा। उसमें से मैं ये, यानी विच इज रेडियस 2 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास मिनिमम डिफरेंस आ जाएगा z - w का 3√2 - 2। ठीक है बेटा, ये वाला सवाल भी आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। यूज द सब्स्टिट्यूशन
एक मिनट। इसमें ये बोल रहा है गिवन दैट सब्स्टिट्यूशन ये यूज करनी है और एग्जैक्ट वैल्यूज की फाइंड करनी है। किस तरह से करने स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन दी हुई होती है आप कर देते हो उसको डिफरेंशिएट। इफ u इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स देन du अपॉन dx विल बी इक्वल टू माइनस cos x। और हमें dx को रिप्लेस करना है, तो अगर dx को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन cos x du। ये काम आपने पहले कर लिया। अब आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन जब अप्लाई करना शुरू करोगे तो साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। रूट 1 माइनस साइन एक्स था तो 1 माइनस साइन एक्स की जगह u लिख दिया, ये हो गया रूट यू। मल्टीप्लाई बाय ये डी एक्स की जगह पे -1 अपॉन कॉस एक्स डी यू लिख दिया। ये cos x कैंसिल हुआ और मेरे पास बचा -2 साइन एक्स अपॉन रूट यू डी। अब ये साइन एक्स बचा, इसको भी हटाना है। यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो साइन एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस यू। हाँ बेटा, साइन एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस यू अगर थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इस साइन एक्स की जगह पे मैं 1 माइनस यू लिख सकता हूँ। कुछ शो उसमें करने का बोला नहीं है, हम जिस भी फॉर्म में इसको रख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2u माइनस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ u डी यू। ये आ गई हमारी इंटीग्रेशन। ठीक है, अभी इंटीग्रेशन करी नहीं है हमने, अभी इंटीग्रेशन हमने करी नहीं है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी अलग अलग करके करनी पड़ेगी। 2u डिवाइडेड बाई यू पावर हाफ -2 अपॉन यू पावर हाफ। यू पावर हाफ और यू एक कैंसिल होगा, यू पावर हाफ ऊपर बचेगी तो ये हो जाएगा 2u पावर हाफ और -2u ई पावर। अब पावर +1 करेंगे, नहीं पावर डिवाइड करेंगे तो 1/2 +1 कितना होता है 3/2। 3/2 से डिवाइड करना है, 2/3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसी तरह -1/2 +1 करेंगे तो +1/2 आएगा। +1/2 से डिवाइड करने से अच्छा है हम +2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये आ गई हमारी इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमें अप्लाई करनी है लिमिट्स। लिमिट्स क्या आएंगी, लिमिट्स हमें चेंज करनी पड़ेंगी। पुरानी वाली जो लिमिट्स हैं वो है 3π/2 और पाई। एक्स की जगह एक दफा 3π/2 डाल दो, एक दफा पाई डाल दो। ठीक है, कैलकुलेटर में डालते हैं डायरेक्ट। एक आ रही है मेरे पास लिमिट 2, 3π/2 से 2 आ रहा है तो 2 ऊपर रखेंगे और पाई से हमारे पास आ रहा है
वन, वन को नीचे रखेंगे। अब वैल्यूज डालो इसमें। u की जगह अगर 2 डालोगे तो क्या मिलेगा बेटा? 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 अपॉन। डेसिमल्स में आ रहा है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू देनी है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू देनी है बेटा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको जो है वो आप मैनुअली सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करेंगे? 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3/2 को मैं 2 पावर 3 और बाहर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह -4 u पावर 2, तो मैं इसको 2 पावर 1/2 लिख देता हूँ। अच्छा, अब 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 3 होता है 8, और 8 हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, मल्टीप्लाई बाय 2/3 -4√2। ठीक है, अंडर रूट 8 कितना होता है? अंडर रूट 8 होता है 2√। बाहर भी 2 लगा हुआ है, तो ये जाएगा 4√2/3 -4√2। ये आ गया एक लिमिट का आंसर। दूसरा जब आप x की जगह बेटा डालोगे, क्या डालोगे? x की जगह जब आप डालोगे 1, x की जगह जब आप डालोगे 1, तो ये हो जाएगा 4/3 -4। ठीक है, 4/3 -4, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8/3, और बाहर माइनस है, तो ये हो जाएगा +8/3 +4√2 माइनस एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 12√2/3। ठीक है, और ये हो जाएगा -8√2/3। अच्छा, ये 4/3 था, 2/3 क्यों लिखा है? ये फिर 4 2 8 हो जाएगा। और 8 - 12 कितना हो गया? -4√3, तो 8/2 -4√2। ठीक है भाई, इस तरह से हमने इसको जितना हद तक सिंप्लीफाई हो सकता था उतना हमने सिंप्लीफाई कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोल रहा है द लाइंस L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, शो दैट A इज इक्वल टू 4। परपेंडिकुलर लाइंस का मतलब है इनका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो आपको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 करना है। तो रहेगा 3 2 6 +2 -2 A इज इक्वल टू 0, और A की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी। The lines L1 and L2 also intersect. Find the position matter of the point of intersection. बेटा इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए मैंने बताया था पहले इक्वेशन को सही से करके लिखोगे। तो एक इक्वेशन हो जाएगी आपकी 1 - 2 3, 1 - 2 3 प्लस λ2 - 1 A, λ2 - 1, और A की जगह भी हमने 2 लिखा, तो ये बन गई आपकी इक्वेशन 1 + 2 λ -2 - λ 3 + 2 λ। और इसी तरह दूसरी इक्वेशन लिखते हैं -1 - 1 प्लस म्यू
3 -2 -2, तो ये हो गया -1 प्लस 3 म्यू -1 -2 म्यू -1 -2। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम दोनों को आपस में इक्वेट करते हैं, तो एक इक्वेशन बनेगी 1 + 2 लैम्डा इक्वल्स टू -1 प्लस 3 म्यू। दूसरी इक्वेशन है -2 - लैम्डा -2 - लैम्डा इक्वल्स टू -1 - 2। अब इनको अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूं तो मुझे लैम्डा और म्यू की वैल्यूज मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी, थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा इसको रीअरेंज। रीअरेंज कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 2 लैम्डा -3 म्यू इक्वल्स टू -1 - 1 - 2। इस वाली इक्वेशन को अरेंज किया, नीचे वाली हो जाएगी -लैम्डा +2 म्यू इक्वल्स टू -1 + 2 1। ये दो इक्वेशंस बन गई, मैं इनको डायरेक्ट कैलकुलेटर में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग भी डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हो। लैम्डा की वैल्यू आ रही है मेरे पास -1 और म्यू की वैल्यू आ रही है 0। अब अगर तो वो मुझे बोलता वेरीफाई करके दो, तो वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करता, तीसरी इक्वेशन में डाल देता इनको। वेरीफाई करने के लिए क्या करता, मैं इन दोनों वैल्यूज को थर्ड इक्वेशन में डाल देता। 3 + 2 लैम्डा इक्वल्स टू -1 - 2 म्यू। मैं लैम्डा को इसके अंदर डालता -1, यानी ये हो जाता 3 - 2 और ये हो जाता -1 - 2 मल्टीप्लाई। एक लैम्डा की वैल्यू -1, म्यू की वैल्यू 0 आई है ना। अच्छा, ए की वैल्यू 4 आई है, यहाँ 2 की लिखी है। ठीक है, और ये हो जाता है 4 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 + 4 लैम्डा है ना यार ये। तो 3 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1 - 2 म्यू। 3 + 2 मल्टीप्लाई -1 4। मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 + 4 लैम्डा यार। तो यहाँ से आ गया -1 इक्वल टू -1, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन इसने क्योंकि वेरीफाई की बात नहीं की, इसने पॉइंट निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या करोगे बेटा, या तो आप लैम्डा की वैल्यू -1 इसमें डाल दो, या आप म्यू की वैल्यू 0 इसमें डाल दो, तो आपके पास सेम पॉइंट आ जाएगा। तो जब मैं इन दोनों को म्यू की वैल्यू 0 या लैम्डा की वैल्यू उसके अंदर इनपुट करूंगा, तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। इसके अंदर 0 डाल दोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा आपके पास -1 - 1 - 1। ठीक है।
अगली पार्ट, the point A has position vector -5, 1 and -9. Show that point A lies on line L1. अब लाइन L1 की इक्वेशन क्या है भाई? लाइन L1 की इक्वेशन है 1 - 2 3, 2 - 1 4। अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो दिस पॉइंट शुड बी इक्वल टू दिस पॉइंट। अब कैसे वेरीफाई करते हैं कि एक पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं? आपके पास तीन इक्वेशंस बन गई बेटा, 1 + 2 लैम्डा इक्वल्स टू -5। यहां से मैं लैम्डा की वैल्यू अगर निकालूंगा तो क्या बनेगी? -3 बनेगी। यहां से मैं अगर लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो -3 बनेगी। दूसरी इक्वेशन है -2 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1। यहाँ से भी अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो -3 बनेगी, नहीं बनेगी? बनेगी बिल्कुल। तीसरी इक्वेशन 3 + 4 लैम्डा इक्वल्स टू -9। यहाँ से जब मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूंगा तो वो भी क्या बनेगी? -3 बनेगी। तो अगर आपको ये शो करना है कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट पे लाई कर रहा है तो आप उस पॉइंट को इक्वल टू द रेफरेंस पॉइंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर आपके पास तीनों से आंसर सेम आता है सो दैट विल बी वेरीफाइड कि आपका ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है बेटा। इसके बाद बोल रहा है द पॉइंट बी इज द इमेज ऑफ ए आफ्टर अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन L2। यानी अब एक लाइन L2 है और एक पॉइंट है बी विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट ए। बेटा जब भी एक पॉइंट दूसरे की रिफ्लेक्शन होगा, इसका मतलब जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस है उतना ही यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। और ये फैक्ट है कि जब आप कोई भी एक रिफ्लेक्शन बन रहा होता है तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। यानी ये लाइन जो है, ए बी वाली जो लाइन है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये लाइन ए बी वाली जो है वो लाइन L2 के परपेंडिकुलर है। और हमें पता है कि लाइन, ये पॉइंट ए जो है वो लाइन L1 के ऊपर लाई कर रहा है। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ये लाइन L1 है, ये वाली जो लाइन बनाई है ये लाइन L2 है। और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमें पता है विच इज -1 -1 -1। बी का पॉइंट मुझे नहीं पता, XYZ। और ए का पॉइंट मुझे पता है -519। क्या कर सकते हैं बेटा इसमें? एक पॉइंट ए दिया हुआ है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट दिया हुआ है, एक बी पॉइंट दिया हुआ है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो ए पॉइंट है -5 1 और 9, और ये जो -1 1 1 है, -1 -1 -1, ये इन दोनों ए और बी का मिड पॉइंट है। ठीक है बेटा। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बिल्कुल ऑपोजिट सेम डिस्टेंस में बनना होता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज द मिड पॉइंट। ठीक है बेटा। अब मिड पॉइंट का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूं, मिड पॉइंट का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं तो क्या होगा? x1 + x2 विच इज -5 अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट के इक्वल आना चाहिए, -1। यहां से x की वैल्यू हमने निकाल ली। दूसरा, y +1/2 शुड बी इक्वल टू -1। यहां से हमने y की वैल्यू निकाल ली -3। तीसरा, z +9/2 शुड बी इक्वल टू -1। यहां से हमने -5 1 -9 था, सॉरी। यहां से हमने दूसरी वैल्यू निकाली, कितनी आ जाएगी? z की वैल्यू 7। तो इन पॉइंट हमारे पास b का पॉइंट क्या हो गया? 3 -3 एंड 7। समझ में आ गई बेटा बात?
अच्छा, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ये सवाल है डिफरेंशिएशन टाइप का। Given that 2x equals to tan y, show that dy over dx is 2 over 1 plus 4x square. अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले 2x को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है 2। tan y को डिफरेंशिएट करते हैं तो मिलता है sec स्क्वायर y, और y की जहां जहां डिफरेंशिएशन होती है वहां मुझे dy over dx लिखना पड़ता है। अगर मैं dy over dx को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा 2 over sec स्क्वायर y। और हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल्स टू सेक स्क्वायर होता है बेटा। तो मैं सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई लिख सकता हूँ। और हमें ऊपर नजर आ रहा है टैन वाई इक्वल्स टू 2x है, तो मैं टैन वाई को हटा के अगर 2x लिखता हूँ तो ये जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर। और यहां से हमने dy over dx शो कर दिया 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है बेटा, आई होप ये सबको क्लियर होगा। ये नई चीज है, हमारे सिलेबस में ऐड हुई है, थोड़ा टाइम हो गया है, ठीक है, लेकिन पुराने पेपर्स में आपको ये नहीं मिली। Hence find the exact value of x tan inverse 2x। अब ये जो है वो अप्लाई होगा बाय पार्ट्स से, ये दो अलग अलग फंक्शन। बाय पार्ट्स में हम अप्लाई करते हैं लिएट रूल या आइलेट रूल, दोनों एक ही बातें हैं। अब x जो है वो अलजेब्रा से रिलेटेड है और tan इनवर्स जो है वो i से रिलेटेड है। जो पहले आता है वो डिफरेंशिएट होता है, जो बाद में आ जाता है वो इंटीग्रेट। सिंपल सा रूल है, जो पहले आएगा वो डिफरेंशिएट, जो बाद में आएगा वो इंटीग्रेट। तो पहले आ रहा है हमारे पास i इनवर्स, यानी ये डिफरेंशिएट होगा। तो तरीका क्या है बेटा, डिफरेंशिएट होने वाली चीज को आपको पहले रखना है एज इट इज, और इंटीग्रेट वाले को इंटीग्रेट करके लिख देना है। तो ये हो गया tan इनवर्स 2x x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रल, ये फॉर्मूले के अंदर है। फिर जिसको इंटीग्रेट किया था उसको एज इट इज रखना है, और जिसको डिफरेंशिएट करना था उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब tan इनवर्स 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, tan इनवर्स 2x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हेंस। हेंस का मतलब होता है बेटा पिछले पार्ट को यूज करना है। तो tan इनवर्स 2x की डिफरेंशिएशन कैसे पता चलेगी आपको बेटा, अगर 2x इक्वल्स टू tan y है, tan जब उधर जाएगा तो वो हो जाएगा tan इनवर्स 2x इक्वल्स टू y। यानी 2x इक्वल्स टू tan y को लिखने का एक और तरीका क्या है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x। एक और तरीका क्या है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x। और इसका हमने dy अपॉन dx यानी डिफरेंशिएशन निकाला है 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। इसका मतलब tan इनवर्स 2x की जगह पे बेटा मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। tan इनवर्स 2x की डिफरेंशिएशन की जगह पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 2 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हुआ। अभी तक के हिसाब से हमारा आंसर क्या बन रहा है, x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते हैं इसकी इंटीग्रेशन पे। बहुत अच्छा सवाल है ये, 7 मार्क्स का सवाल है ये, और बहुत अच्छा खासा लेंदी है ये। अब एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसको मैं ना थोड़ा सा नीचे ले जाके अलग से इसकी पार्शियल फ्रैक्शन, इसके फ्रैक्शंस क्या बनेंगे, a प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। लगाया क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, 1 a प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर इक्वल है। अब a की जो वैल्यू है ना कांस्टेंट निकालने का, ये एक आसान तरीका क्या होता है, न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट।
तो a विल बी इक्वल टू 1/4। कांस्टेंट निकालने का क्या तरीका होता है, न्यूमरेटर में x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। तो a विल बी इक्वल टू 1/4। तो ये हो गया मेरा 1/4 प्लस bx प्लस c अपॉन 1 प्लस 4x²। जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एलसीएम में अगर 1 प्लस 4x² लेता हूं तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4x² और bx प्लस c एज इट इज आ जाएगा। यानी ये हो गया x² इक्वल्स टू 1/4 1 प्लस 4x²। अब मुझे इसके अंदर वैल्यूज इनपुट करनी है ताकि बी और सी की वैल्यूज निकलें। तो मैं पहले x की जगह 0 डाल देता हूँ। x की जगह 0 डालोगे तो हो जाएगा 0 इक्वल्स टू 1/4 प्लस c की वैल्यू आ गई बेटा -1/4। c की वैल्यू क्या आ गई, -1/4। ठीक है। और अगर मैं x की जगह 1 डालूं ताकि मुझे b भी मिल जाए तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 5/4 प्लस b प्लस c की जगह पे आ जाएगा -1/4। और यहां से जब सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 0 आ जाएगी। अब मेरे पास जो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बन रहे हैं वो बन रहे हैं, a की वैल्यू 1/4 आ गई थी, तो ये हो जाएगा 1/4 और b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू -1/4। ये बन गई हमारी इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे अब हम, 1/4 की इंटीग्रेशन हो जाएगी बेटा 1/4x। 1/4 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 1/4x। और इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, -1/4 को अगर मैं बाहर निकालता हूं, इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस 4x²। कैसे होगी बेटा, डिनोमिनेटर से अगर मैं 4 बाहर निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा, -1/16 इंटीग्रल ऑफ 1/4 प्लस x। देखो अब गौर से सुनना मेरी बात, जब भी हमारे पास इंटीग्रल इस फॉर्म के अंदर आ जाए 1/a² प्लस x², तो उसकी इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होती है, 1/a tan इनवर्स x/a। जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन इस फॉर्म के अंदर आ जाए 1/a² प्लस x² की फॉर्म में, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है 1/a tan इनवर्स x/a। तो ये आ चुकी है बेटा हमारी इस फॉर्म के अंदर 1/a² प्लस x²। You just need to find the value of a which will be equal to, यहाँ a स्क्वायर होता है तो a की वैल्यू हो गई स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 यानी 1/2। तो इसकी अब इंटीग्रेशन लिखने जा रहा हूँ 1/1/2 tan इनवर्स x/1/2 और -1/16 बाहर है। इसको अगर मैं कैलकुलेटर में डालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, ये मिलेगा -1/8 tan इनवर्स x/1/2 का मतलब है 2। ये आ गई मेरी इसकी फाइनल इंटीग्रेशन। और अब हमारे पास
फाइनल क्या आ रहा है, ये 1/4x आ गया, ये -1/8 tan इनवर्स 2x। ये किसकी इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन है इस पूरे पार्ट की। इसको अब इससे रिप्लेस कर देते हैं, x² 2 tan इनवर्स 2x माइनस, यहाँ पे माइनस है तो -1/4x और ये माइनस माइनस प्लस 1/8 tan इनवर्स 2x। ये बन गई हमारी फाइनल इंटीग्रेशन। और अब हम जो है वो इसको करेंगे, अब हम करेंगे इसको लिमिट्स अप्लाई। ठीक है, लिमिट्स क्या है हमारे पास, लिमिट्स है √3/2 और 1/। हम लिमिट्स वाला काम तो वैसे इतना कोई मुश्किल नहीं होगा, हमें सिर्फ अप्लाई करनी है लिमिट्स और हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं इसको आगे कंटिन्यू नहीं करा, आप लोग इसको खुद कर सकते हो। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, which is question number 11 and this will gonna be our last question of this paper। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, अब हम सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना। ठीक है, in a field there are 300 plants of a certain species, all of which can be infected by a particular disease at time t. After the first plant is infected, there are x infected plants. Rate of change is proportional to the product of, proportional की वजह से k आता है, product of what, infected एंड नॉट इन्फेक्टेड। अब टोटल 300 है, x अगर इन्फेक्टेड है तो 300 माइनस x नॉट इन्फेक्टेड होंगे। ये आपको दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ x, यानी dx/dt, इसने मुझे ये दिया हुआ है। अब हमें किसी तरह से k की वैल्यू फाइंड करनी। उसने मुझे बोला है dx/dt 0.2 है व्हेन x इक्वल्स टू 1, -1 299। ठीक है, यहां से हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, 0.2 डिवाइडेड बाय 299, 1/495। ठीक है, k की वैल्यू आ गई 1/1495, यानी dx/dt is 1/1495 x 300 माइनस x 1495 उधर जाएगा। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन शो हो गई। ठीक है भाई, क्लियर बेटा सबको। चलो आगे बात करते हैं। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। dx के पास x वाली चीजें जाएंगी तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, और 1495 को दूसरी तरफ भेज देते हैं। इस पे पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1/x 300 माइनस x इज इक्वल्स टू a/x प्लस b/300 माइनस x। ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाय 300 माइनस x प्लस b मल्टीप्लाई बाय x इक्वल्स टू 1। x की जगह 0 डालते हैं अगर, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 300a, और a की वैल्यू आ गई 1/300। x की जगह अगर 1 डालते हैं तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू a 299
प्लस बी, और ए की जगह भी मैं 1/300 डाल देता हूँ। तो 1 - 299/300, बी की वैल्यू भी 300 ही आ रही है। तो हमारे पार्शियल फ्रैक्शन इसके बन गए, a/x था, यानी 1/300/x प्लस 1/300/300 माइनस x। इंटीग्रेशन करनी है तो 1/300 बाहर निकाल देंगे, इसका भी 1/300 बाहर निकाल देते हैं। ये हो जाएगा 1/300 ln x, और इसका -1 चाहिए होगा क्योंकि डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन -1 है, तो ऊपर भी माइनस लगाएंगे, -1/300 ln 300 माइनस। ये आ गई इसकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन नीचे वापस लिख रहा हूँ, 1/300 ln x -1/300 ln 300 माइनस x इक्वल्स टू 1/1495 t प्लस c। ये t कहाँ से आया बेटा? 1/1495 की डिफरेंशिएशन करी। ठीक है बेटा, अब क्या करना है? अब क्या करना है भाई? अब हमें जो है वो, ये हमारी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन तो हो गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें लगानी है इसमें लिमिट्स। ठीक है, अब हमें क्या करनी है? इसमें लिमिट्स लगानी है। कैसे लगाएंगे? अच्छा, 1495 को मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, उधर भेज दूं, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी मेरे लिए। ठीक है, बल्कि पहले सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसके लिए इसने मुझे बोला है t इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 1। t इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 1। 9 मार्क का सवाल है बेटा, 9 मार्क का सवाल है। t इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 1। अच्छा, जब मैं इसके अंदर x की जगह 1 डालूंगा, तो बेटा गौर से सुनो, ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, मैं नहीं लिख रहा। इसके अंदर जब x की जगह 1 डालोगे तो ये जाएगा -1/300 ln 300 माइनस 1 यानी 299 इक्वल्स टू t की जगह 0 डालोगे तो ये पूरी चीज खत्म हो जाएगी, और यही आ गई आपकी वैल्यू ऑफ c। तो अब मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रही है, 1/300 ln x -1/300। अच्छा, मैं एक काम कर लूँ ना, मैं इन दोनों एलेन्स को मर्ज कर दूं। मैं इन दोनों एलेन्स को बेटा मर्ज कर दूं। 1/300 ln माइनस है तो x/300 माइनस x कर दूं, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है ना? और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 1/1495 -1/300 ln 299। अब ये -1/300 ln जब वहां जाएगा तो इसका भी 1/300 है, तो मैं इन सारे ln, इन दोनों ln को अगर मर्ज करूंगा, इन दोनों ln को अगर मर्ज करूंगा, तो ये हो जाएगा 1/300 ln x/300 माइनस x। और ये जाहिर सी बात है माइनस ln है, वहां जाके जब ये प्लस में होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से। हमें निकालना क्या है? हमें करना है t को सब्जेक्ट बनाना। t, तो 1495 अपॉन में है, उसको वहां ले जाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये जाएगा 1495/300 ln 299x/300 माइनस x इक्वल्स टू t। ये आ गया मेरा फाइनल फाइनल, ये आ गया मेरा पूरा फाइनल आंसर। 9 मार्क्स कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा।
क्लियर है? एल, अच्छा 1495 अपॉन 300 को अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 299 अपॉन 60 बनता है, वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये पेपर होता है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह इसका दूसरा वेरिएंट करेंगे। टिल देन, टेक केयर।